सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषाई परीक्षण। मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। और व्यक्तिगत में भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शाब्दिक या भाषाई और दूसरा होता है अशाब्दिक या क्रियात्मक। तो यहाँ पर हम शाब्दिक या भाषाई परीक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तिगत यानी कि जिसमें हम एक एक व्यक्ति का अलग अलग इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और इसमें देखिए, व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषाई परीक्षण में सबसे पहले आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, तो हम क्या बताएंगे? व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषाई परीक्षण, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये परीक्षण बना हुआ है। तो इस परीक्षण का निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। बिने ने साइमन की मदद से एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1905 में किया था। तो ये कब आया था? एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि बिने साइमन परीक्षण जो बुद्धि परीक्षण है ये कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। सन 1905, ये सन याद रखिएगा आप लोग, जिसे बिने साइमन स्केल के नाम से भी हम जानते हैं। उस समय के फ्रेंच सरकार को जरूरत थी कि वह दुर्बल रूप यानी कि मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों की पहचान कर सके। यानी कि जो फ्रेंच सरकार थी उसकी इस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के द्वारा उनको परीक्षण जांचने में यानी कि बुद्धि का परीक्षण करने में मदद मिली थी। इसके लिए वहां की सरकार ने एक ऐसे बुद्धि परीक्षण के निर्माण का कार्यभार बिने को सौंपा। बिने ने साइमन की मदद से इस परीक्षण का निर्माण 1905 में किया। समय समय पर इस परीक्षण के अनेक संशोधित संस्करण प्रस्तुत हुए। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया। इसमें प्रत्येक आयु के बालकों के लिए 5 प्रश्न थे, लेकिन 4 वर्ष की आयु के बालकों के 4 प्रश्न व 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। यह परीक्षण इस प्रकार बनाया गया था कि उस आयु के लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते थे। यही हम 3 व 4 वर्ष की आयु के यहाँ हम 3 व 4 वर्ष की आयु के उदाहरण को दे रहे हैं। देखिए, 3 वर्ष की आयु के लिए किस तरीके से बना था? तो अपने शरीर के अंगों को उंगली के माध्यम से बताना। यानी कि 3 वर्ष के जो बच्चे हैं, यहाँ पर चूंकि हमें मानसिक स्तर बच्चों का चेक करना था कि बच्चों का मानसिक स्तर कितना अच्छा है, क्या बच्चे कितना अच्छा उनके सोचने समझने की क्षमता है, वो कोई बात हम बोल रहे हैं उसका उत्तर वो कितने अच्छे से दे पा रहे हैं। तो अपने शरीर के अंगों को उंगली के माध्यम से बताना, और ये हम आमतौर पर बच्चों के साथ करते ही हैं कि आंख कहाँ है, कान कहाँ है, सर कहाँ है, पैर कहाँ, उंगलियां कहाँ है। ये सब तो बच्चों से हम वैसे भी पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद देखिए, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना। 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना, जैसे कि मैं रोज पढ़ने जाता हूँ या मैं रोज समय पर खाना खाता हूँ। इस तरीके के वाक्य को हम बोलते हैं और बच्चे से कहते हैं इस पूरे सेंटेंस को दोहराओ। यानी कि बच्चे के अंदर उस पूरे के पूरे सेंटेंस को याद करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए अपना नाम बताना, अपने माता पिता का नाम बताना आदि। ये 3 वर्ष के बच्चों के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 3 वर्ष के बच्चे हैं वो अपना नाम आसानी से बता ले जाते हैं और अपने माता पिता का नाम भी उन्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आसानी से, अगर थोड़ा सा भी मानसिक स्तर बच्चे का अच्छा है तो वो आसानी से अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम बता ले जाएगा। तो इस तरीके से अपने शरीर के अंगों के नाम बताना, सरल वाक्यों को कोई बोल रहा है तो उसके पीछे दोहराना, अपना नाम बताना, अपने पेरेंट्स का नाम बताना, ये सब 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। अब आते हैं 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 2 रेखाओं में छोटी बड़ी को पहचाना। इस तरीके से 2 रेखाएं खींच करके अब बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि कौन सी रेखा बड़ी है इसमें से और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो बच्चा बताएगा, उस चाहे वो छू करके बताए, चाहे वो इस तरीके से कहे जो ऊपर है वो बड़ी है, जो नीचे है वो छोटी है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आंसर को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपने को बालक या बालिका बताना। यानी कि बच्चे को ये समझ में आ गया है कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, पूछने पर बच्चा इसका आंसर दे पा रहा है। तो यह भी इस परीक्षण के माध्यम से बच्चों की जो आईक्यू है उसको जांचने का या उसका परीक्षण करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है 4 वर्ष की बच्चों के लिए, 4 वर्ष के बालकों के लिए। यानी कि 2 रेखाओं में छोटी बड़ी कौन है, या 2 वस्तुओं में भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी छोटी है,
ठीक है, कौन सी दूर है, कौन सी पास है, ये सब तो वैसे भी हम बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में ये करिकुलम तो वैसे भी हम कराते ही हैं छोटे बच्चों को। अब देखिए इसके बाद 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर परीक्षण लिया जाता था। जैसे 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष आदि तथा 5 वर्ष में एक बार परीक्षा ली जाती थी। ठीक है, तो 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर यानी कि 6 मंथ पर क्या होता था, ये परीक्षण रिपीट किया जाता था, बच्चों का बार बार परीक्षण लिया जाता था। अब इसके बाद आते हैं हम स्टैनफोर्ड बिने स्केल पर। इस स्टैनफोर्ड बिने स्केल क्या है? बिने स्केल की कमियों को दूर करने के लिए लंदन में डॉक्टर सिरिल बर्ड तथा अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने सन 1916 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया तथा इस संशोधित रूप को स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार है। 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न रखे गए हैं। 12 वर्ष के बालकों के लिए 8 प्रश्न रखे गए हैं। श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्न रखे गए हैं। 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्न रखे गए हैं। 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं है और सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैनफोर्ड यहाँ पर स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, इसमें यहाँ पर देखिए अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ पर प्रश्न बनाए गए इस परीक्षण के माध्यम से, और उन प्रश्नों का जितना बच्चा सही से उत्तर दे पाता है उतनी ही उसकी जो बुद्धिलब्धि मानी जाती थी वो अच्छी मानी जाती थी। तो 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह में परीक्षण लिया जाता था। जैसे जैसे 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष आदि व 5 वर्ष के बाद प्रत्येक 1 वर्ष में ये परीक्षा ली जाती थी। यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा बिने साइमन स्केल, सेम यहाँ पर भी वही चीज है। इस स्केल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बुद्धिलब्धि के प्रत्यय को सर्वप्रथम शामिल किया गया। इस परीक्षण के प्रत्येक भाग में 6 प्रश्न हैं। विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु निश्चित है। इस प्रकार इसका क्रमशः संशोधन होता गया, जो कि निम्न है। प्रथम में सन 1916 में, द्वितीय में सन 1937 में, तृतीय सन 1960, चतुर्थ सन 1990, पंचम सन 2003 में हुआ। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, जिसे संक्षेप में SB5 कहते हैं, तथा यह संशोधन एकांश अनुक्रिया सिद्धांत आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पर आधारित है, जिसमें 5 कारणों को शामिल किया गया है। इस परीक्षण का उपयोग 2 से 55 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बुद्धि की माप के लिए आसानी से किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे बैचलर बेले-व्यू बुद्धि परीक्षण। तो इस परीक्षण का निर्माण डेविस बैचलर द्वारा सन 1939 में किया गया। यह न्यूयॉर्क के बेले-व्यू अस्पताल में मनोचिकित्सक थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से संतुष्ट नहीं थे। ये स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो बनाया गया था उससे ये संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल 1937 में वयस्कों की बुद्धि की माप नहीं कर पाता है। ठीक है, अतः सन 1939 में उन्होंने एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिससे वयस्कों की भी बुद्धि की माप हो सकती थी, जिसे उन्होंने नाम दिया बैचलर बेले-व्यू बुद्धि परीक्षण, तथा सब बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण सन 1949 में बनाया। वयस्कों की बुद्धि मापन के 2 भाग हैं, शाब्दिक मापनी और क्रियात्मक मापनी। इसे व्यक्तिगत शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों में शामिल किया गया। सन 1997 में इसके संशोधित रूप में शाब्दिक मापनी में 7 उप परीक्षण तथा क्रियात्मक मापनी के 7 उप परीक्षण है। कुल मिलाकर 14 परीक्षण है, जो कि निम्न है। शाब्दिक मापनी के उप परीक्षण, पहला है शब्द भंडार, यानी कि बच्चों का यहाँ पर शब्द भंडार चेक करना, यानी कि जिसका भी बुद्धि परीक्षण हम कर रहे हैं। फिर सूचना परीक्षण, यानी कि उसको कितनी नॉलेज है। अंक गणितीय तर्क, पत्र संख्या, समानता परीक्षण, अंक विस्तार, सामान्य बोध परीक्षण, ये सब शाब्दिक मापनी के उप परीक्षण थे। यानी कि ये शाब्दिक मापनी के अंतर्गत ये सब आते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्रियात्मक मापनी के क्या उपकरण उन्होंने बनाए थे, या क्रियात्मक मापनी के उप परीक्षण क्या है। तो अंक चिन्ह, चित्र पूर्ति परीक्षण, यानी कि कोई यहाँ पर इस तरीके से कोई कहानी होती थी, इसको चित्र के माध्यम से क्या करना पड़ता था, कंप्लीट करना पड़ता था। ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था, ब्लॉक डिजाइन में भी इस तरीके से कुछ आकृतियां दी रही होंगी, जिनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाना रहा होगा, या इस तरीके से कुछ रहा होगा जो एक पैटर्न फॉलो करती होंगी। मैट्रिक्स तर्कण, ठीक है। इसके बाद देखिए वस्तु संग्रह, इसके अलावा संकेत खोज परीक्षण आदि। तो इस परीक्षण में अलग अलग मापनियों पर प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें जोड़कर संयुक्त प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उन्हें विचलन बुद्धिलब्धि में बदल देते हैं।
जहां मानक विचलन 15 तथा माध्य 100 होता है। इस तरह इस परीक्षण द्वारा 16 से 74 साल तक के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछता है कि जो वेस्लर बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण है या वेस्लर बुद्धि परीक्षण, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये कितने वर्ष के व्यक्तियों के बुद्धि का मापन हम कर सकते हैं, तो 16 से लेकर के 74 साल तक के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का मापन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आज आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषाई परीक्षण। दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने का यहाँ पर पूरा कोशिश कर रही हूँ। ये आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट और सेकंड पेपर ही लंबे हैं, उसके बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब बहुत इजी है। किसी में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बहुत आसान है। अगर आपको संस्कृत में दिक्कत लग रही है तो संस्कृत की क्लास में स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि संस्कृत आप साथ साथ पढ़ते चलिए, क्योंकि संस्कृत में हमारे बहुत सारे भाई बहनों को प्रॉब्लम होती है। तो संस्कृत में स्टार्ट कर दूंगी ताकि जो आपके अंदर का भय और डर है वो खत्म हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग के जो पेपर है वो जून से पहले होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी बहुत सारे भाई बहनों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, आपको पता है, जनवरी फरवरी में, तो उनको भी पढ़ने का टाइम चाहिए, वो भी आपके साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस विषय में नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ाने की और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्धि टॉपिक है इसमें हम अब जो इसके बाद अगला चैप्टर है उसमें अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि या व्यक्तिगत शाब्दिक। यहाँ पर हमने देख लिया, तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुद्धि चैप्टर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अधिगम पढ़ेंगे। अधिगम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अधिगम टॉपिक है, यानी कि सीखना, इसका अर्थ होता है सीखना। और ये जो टॉपिक है ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अधिगम होता है सीखना होता है, बच्चा स्कूल में सीखने के लिए ही आता है। ठीक है, तो बच्चा स्कूल में सीखने के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे को हम किस तरीके से सिखाएं, अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से बच्चे को आसानी से हम पढ़ा पाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो यहाँ पर आप बाल विकास पढ़ रहे हो, ये एक तरीके से आप पूरा बाल मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस तरीके से अगर ये आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, ये अच्छे से आप पढ़ लेते हो, तो आपके लिए आगे जो है, आपके लिए यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, अदर स्टेट का टेट एग्जाम हो, तो आपके लिए सारे के सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर किताब जो आप पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एक तरीके से आप अपने आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे डीएलएड के बाद उनकी प्रिपरेशन में ही आपको ये मदद करेगा। तो जो पूरा नोट्स आप बना रहे हो ये आपके ही काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे की सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।